वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 10 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के पीटी, मेंस और इंटरव्यू में आप लोगों को यह टॉपिक उपयोगी होगा। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें पीटी ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग साथ ही में देखते चलेंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सीरीज़ बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक इसे देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने ओल्ड लिसनर हैं, व्यूअर हैं और न्यू दोनों चैनल को शेयर कीजिए। जितने भी सर्कुलेट ग्रुप हैं वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, इससे हमें अपनी रणनीति पता चलती, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास मिलता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी आप महसूस करते हैं उसे लिखिए ताकि उस पर आगे टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको बहुत से लिंक दिए रहते हैं, जैसे ऐप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का लिंक है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं आप वहां से जुड़ सकते हैं। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से आप लोग को बहुत सी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होगी। टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस के, विभिन्न स्टेट पीसीएस के ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर इनरोल करा सकते हैं। और दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो की पॉइंट आप लोग को अवेलेबल कराया जाता है, अंडरलाइन स्क्रीनशॉट प्लस उसके संदर्भ में जो की पॉइंट मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो आपको केवल ऐप पर ही अवेलेबल होगा। जिन लोगों को ऐप अभी तक इंस्टॉल किया नहीं है तो वो लोग इंस्टॉल कर लें, और जिनको इशू हो रहा है वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़िएगा। युक्ति आइस के टेलीग्राम ग्रुप से दो ग्रुप बना हुआ, एक ऑफिशियल ग्रुप है जो आपको सभी स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए ओपन होता है, और दूसरा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के अभ्यर्थियों के लिए है जो केवल दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से हमसे जुड़े हुए हैं। इसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है और वो आप उससे आप सभी चीज़ों पर उस पर नज़र रख सकते हैं। वहाँ पर इस पीडीएफ दैनिक जागरण का अंडरलाइन पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होता है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की न्यूज़ में बहुत से ऐसे न्यूज़ है जो आप लोगों को पीटी फैक्ट न्यूज़ को कवर करता है, मेंस और इंटरव्यू न्यूज़ को कवर करता है, तो उसको आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को इसका भरपूर लाभ मिले। देखिए पहले ही पेपर में आप लोगों को दिया उत्तर भारत में अति वर्षा का कहर हुआ है। देखिए कुछ भारत के कुछ भूभाग जो उत्तर भूभाग है उसमें अति वर्षा के हालात बने हुए, उसे पूर्वी भाग में कुछ वर्षा नहीं हो रहा, वहाँ पर तेज़ धूप है। तो आप देख सकते हैं यह तो दो कारण से हो रहा है। एक पहला तो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके कारण हो रहा है। देखिए यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा की गई है, इसके कारण हो रहा है। दूसरा जलवायु परिवर्तन ने जो वर्षा की प्रकृति को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी और स्टेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है यह टॉपिक जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसी में वर्षा पैटर्न भी एक टॉपिक है, तो आप उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। चलिए इस पर हम लोग आज न्यूज़ कवर करते हैं। देखिए इस पर क्या है, देखिए कहाँ कहाँ हुआ ये पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पीटी के स्तर पर भी पूछा जा सकता है। तो बेमौसम वर्षा ने पूरे उत्तर भारत कहने का मतलब यह क्षेत्र उत्तर भारत क्षेत्र को कहा ढारा, जहाँ खड़ी धान और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश कई इलाकों में भारी वर्षा से जीवन अस्त व्यस्त है। तो इलाके आप लोग देख लीजिए, यह उत्तर भारत के क्षेत्र में कुछ यूपी के क्षेत्र, कुछ एमपी के क्षेत्र, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये सब क्षेत्र आता है। पर वर्षा कहाँ कहाँ हो रहा है, वर्षा आपको राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। बाकी चीज़ें देखिए एग्जाम ओरिएंट नहीं है, बाकी चीज़ें यह दुखद घटना है कि इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो किसान वर्ग बहुत ही प्रभावित होते हैं। और इस पर
सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, तो हम पहले भी इन योजनाओं को काम कर चुके हैं। जैसे पीएम किसान योजना भी, हाल ही में किसान निधि सम्मान निधि योजना देखने को मिलेगा, या बीमा योजना है, इस प्रकार फसल बीमा योजना है। बहुत सी योजनाओं पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोग पहले का वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोग इम्प्रूव हो सके अवसर इन सभी चीज़ों से। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण यह वर्षा हो रही है। जो अतिरिक्त जो वर्षा हो रही है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हो रहे वर्षा की वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता। आपको ग्रुप में आज अभी जस्ट वीडियो एनालिसिस करने से पहले आप ग्रुप में आप लोग पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित 2 पिक्चर स्लाइड शेयर किया गया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। वो एक्चुअली पश्चिमी विक्षोभ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है उसके संदर्भ में है, पर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए, भारत का मैप होगा, यह आपको अरब कंट्री होगा, जो पाकिस्तान ये सब क्षेत्र है, यहाँ से आपको पश्चिमी विक्षोभ आता है। राजस्थान के क्षेत्र जो अरावली पर्वत है वहाँ पर आकर टकराता है और उसके बाद यहाँ निम्न वायु जल दबाव बनता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा होती है। यह इंटरनेशनल रूप से पश्चिमी विक्षोभ का कारक होता है। पर भारतीय संदर्भ में समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ का सक्रियता है जब निचले स्तर पर पूर्व दिशा से चल रही हवा, मान लीजिए पूर्व हवा चल रही है और साथ ही साथ मध्य और ऊपरी वायुमंडल कम हवा के दबाव के कारण बना है, तो पूर्व से आ रही हवा नमी के लिए जिम्मेदार हो जाती है और वर्षा कारण बनती है। तो भारतीय संदर्भ में देखिए, यह पश्चिमी विक्षोभ आ रही है, अरावली के क्षेत्र में आती है। इधर से भी कुछ हवाएं चलती हैं जो आपको अपेक्षाकृत या क्या होती है, कम हवा दबाव वाला होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आपको कम नमी उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण वर्षा उत्पन्न होता है। तो आप पश्चिमी विक्षोभ किस रूप से काम करता है समझिएगा। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन अधिक हो जाता है, तीव्र होता है, नमी हो जाती है, जिसके कारण वर्षा का क्षेत्र बन जाता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पीटी में यह पूछ सकता है, और पश्चिमी विक्षोभ से यूपीएससी ने बहुत बार प्रश्न क्रिएट किया है। ध्यान रखिएगा, आपको पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किन महीनों में होता है, किस दरमियान होता है, तो यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, इसी संदर्भ में चीज़ों को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, कल के न्यूज़ में जो आप लोगों को बताया था कि 3 सुझाव देने हैं, तो उसी के संदर्भ में चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे ने त्रिशूल, मशाल और उगता सूरज चाहते हैं उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा। तो यह मांग प्रक्रिया, आप इस पर नज़र रखिए। कल मैंने इस पर विस्तृत चर्चा कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास क्या शक्तियाँ हैं, किसी जो राजनीतिक चिन्ह को प्राप्त करने के लिए किसी गुट में, प्रतिद्वंदी गुट में क्या उसकी शक्ति है, क्या उसे अधिकार प्राप्त है, सभी पर कल मैंने चर्चा किया है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा और इस पर नज़र बस बनाइएगा कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह उपलब्ध होता है, क्योंकि यह अंतिम समय में जब निर्णय लिया जाएगा वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप लोग को बस नज़र बना के रखना है। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको जब ईरान मामला हुआ था या हिजाब, भारत में हिजाब मामला हुआ था, मैंने स्पष्ट रूप से ये बात आप लोगों को बोला था कि स्वतंत्रता सबसे प्यारी चीज़ होती है और स्वतंत्रता को सम्मान स्वरूप सामने वाले को प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर इसको मांग कर, विरोध कर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो पूरे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन के मांग उठने लगते हैं। मैंने उस दिन भी ये बात बोला था, आज भी ये देखी कहीं ना कहीं हद तक ईरान के मामले में देखने को मिल रहा है। इस पर न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ में भी है कवर किया हुआ। तो भारतीय संदर्भ में पहले समझिए कि भारत में महिलाओं को पर्दों में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कट्टरपंथी सोच। एक्चुअली बात यहाँ ये है ना, पुरुषवादी सोच जो होती है ना, कि सत्ता का जो अधिकार है केवल पुरुषों के अधिकार में होना चाहिए, पुरुष केंद्रित होना चाहिए, इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके विरोध प्रतिरोध होता है। और कट्टरपंथी सोच यह है कि कुछ परंपरागत सोच को, विचार को बड़े कट्टरता के साथ उसे बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही कट्टरपंथी सोच के रूप में देखा जाता है। और मैंने उस दिन भी आप लोगों को, जिस दिन पहला दिन हुआ था हिजाब मामले या तो ईरान के मामले में भी आप लोगों को मैंने ये बताया था, बदलाव के जो स्तर है ना, इन्हीं वर्गों के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, किसी अन्य राज्य के, किसी अन्य वर्गों के द्वारा नहीं, और राज्य के द्वारा तो कतई नहीं। राज्य अगर किसी मामले में
इस प्रकार के बदलाव करते हैं तो देखिए इन मामलों में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती है और सरकार के प्रति लोगों में जो विश्वास वो कहीं ना कहीं कम होता है। कुछ वर्ग जो होते हैं जो जिन्हें मॉडरेट किया जाता है, जिनका मानसिक संतुलन को हाईजैक कर लिया जाता है, वो सरकार के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अगर इस वर्ग के लोग ही कुछ बदलाव करें कि नहीं, जब मूल रूप से जिस समय स्थापना हुआ था किसी संप्रदाय धर्म का, उस समय क्या हुआ था कि उस समय की मांग परिस्थिति कुछ और ही थी। सभी लोग कबीलाई प्रवृत्ति से उत्पन्न हुए लोग हैं, वो सनातन धर्म हो या तो और भी जो विश्व में पंथ हैं, वो सभी लोग, क्योंकि देखिए क्योंकि मानव की जो विकास की उत्पत्ति का क्रम है कबीलाओं के संदर्भ से ही स्टार्ट होती है। तो कबीलाओं को संगठित करने के नियम कुछ और ही होते हैं, कुछ और भी सख्त नियम का पालन किया जाता है, क्योंकि नियम के विरुद्ध जाते हैं तो उस कबीला के बाहर जो लोग जाते हैं तो उनकी स्टैंड करना समाज में मुश्किल हो जाता है, इसलिए सख्त निर्णयों का अनुसरण किया जाता है। तो हम अभी वर्तमान 2022 में जी रहे हैं, तो क्या उन नियमों का हूबहू पालन करना वर्तमान तक जायज़ है या स्वयं प्रश्न चिन्ह आप लोग इन पंथ के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो समय की मांग होती है, तो समय के मांग के साथ बदलाव अति आवश्यक होती है, वो किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय के बीच में क्यों ना हो। तो मैंने उस दिन भी यही बात बोला और आज भी यही बात बोल रहा हूँ। इन लोगों के जो बात की गई है कमोवेश दोनों मेल खाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। मांग स्वतंत्रता एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, स्वतंत्रता के साथ सभी जीना पसंद करते हैं। आप किसी को दबाव में तभी तक ही रोक सकते हैं जब वो अधिकारों की मांग नहीं करते हैं। तो ईरान में जब यह मांग उठ रही है तो विश्व के सभी मुस्लिम कंट्रियों में धीरे धीरे इस प्रकार की मांगें उठेंगी और ये लाजमी भी है, क्योंकि लोग यहाँ तक ध्यान रखिएगा, UAE के एक राजकुमारी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, बस राजकुमारी याद रखिएगा। एक राजकुमारी जो UAE के जो सम्राट है उनके जो कुल जो सभी बच्चों में से एक जो राजकुमारी है वो आपको स्वतंत्रता के साथ जीती है। वो किसी हिजाब को नहीं पहनती है, वो पूरी तरह अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर जीती है। उसका कारण यह है कि वो उनकी माँ ग्रीस वंश से संबंध रखती है। तो देखिए यहाँ बात यहाँ ये है कि एक ही घर में सभी लोग पूर्णतः इस्लाम के उन जो विचारों को फॉलो करते हैं जो कालांतर से चली आ रही है, पर कुछ खास है जो इन प्रवृत्तियों को अनुपालन नहीं करते। इसके पीछे देखिए दो लॉजिकल बातें की जा सकती। एक तो इनकी वंश का बाहरी स्वरूपन होना और दूसरा कि स्वयं में भी विचारों में परिवर्तनशील होना। UAE देश जितना परिवर्तनशील है शायद ही अरब कंट्री में कोई देश रहा है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मांग ईरान में भी आए हैं, तो ये देखने वाली चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर केवल आप इनके विचार को पढ़िएगा, जैसे मौलाना सुहेब कासमी हैं, इसके बाद फिरोज बख्त अहमद है, पूर्व कुलाधिपति मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर MJ खान है जो अध्यक्ष है इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्म के। तो इनके विचार को आप लोग जरूर पढ़िएगा, इनके विचार क्या है और जमात उलेमा ए हिंद ने क्या खुलकर महिलाओं के आंदोलन का समर्थन किस रूप में किया है, बस ये आपको जानना और केस स्टडी के तौर पे इसे यूज करना। अगर मान ले आपसे प्रश्न यह क्रिएट कर दे कि हाल की ईरान के घटनाओं के संदर्भ में को देखते हुए भारतीय महिलाओं के अधिकार कहाँ तक सीमित है, भारतीय मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कहाँ तक युक्त सीमित है, तो इसके संदर्भ में अगर प्रश्न करें तो आप इनके विचारों को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी बातों को रखने के लिए इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम किया जा सकता है। तो चलिए आप लोग चीज़ों को समझ गए, इस पर विस्तृत पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जब हिजाब मामला आया था, ईरान का संकट आया था, उस समय चीज़ें देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न आपसे PT ओरिएंट पूछा जा सकता है।
असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि ये चर्चा में है। इसलिए देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस करते क्या है ना कि जो टॉपिक चर्चा में होता है ना उसी से प्रश्न क्रिएट करता है, उसके मेन पार्ट से या सब पार्ट से। तो असोला लगातार चर्चा में रहा है। तो असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत है। देखिए 32.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अभयारण्य राजस्थान के अरवल में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से शुरू होता है। तो यह भी पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। और हरियाणा के मेवात फरीदाबाद यूपी गुरुग्राम के क्षेत्रों में गुजरता है। तो यह क्षेत्र विस्तृत लंबा क्षेत्र है। और यह दक्षिणी दिल्ली में यह संगम विहार, छतरपुर सैनिक फार्म और फतेहपुर बेरी जैसी घनी आबादी वाले वस्तुओं की सीमा साझा करता है। तो बेसिकली राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को यह जुड़ा हुआ 32.7 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। तो जिसमें देखिए इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य में 8 तेंदुओं की गतिविधि लगातार देखी जा रही है। इसे 1 वर्ष से एब्जॉर्ब किया जा रहा है वन्य जीव विभाग के द्वारा और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो यह रिपोर्ट के बाद यह बताया गया कि इसने अपना बसेरा बना लिया है इन क्षेत्रों को, असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य। तो पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग को यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो बॉम्बे है उसके संदर्भ में। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या है ये आप लोग को जानिए। एक गैर सरकारी स्वतंत्र भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को हुई है। भारत की सबसे पुरानी वन्य जीव के संदर्भ में काम करने वाले, पर्यावरण के संदर्भ में काम करने वाली एक संस्था है। यह संस्था 8 प्रकृतिवादियों के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 2 भारतीय आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन भी शामिल थे। यह हार्निबल हाउस मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैव विविधता की सुरक्षा करना है। तो याद रखिएगा हॉर्निबल हाउस इसके संदर्भ में, जैसे दिल्ली में आपको कॉफ़ी हाउस प्रचलित है, कॉफ़ी हाउस ठीक ना, लुसियन दिल्ली में यह पाया जाता है। उसी प्रकार बॉम्बे में एक हॉर्निबल आपको क्षेत्र है, हॉर्निबल हाउस के नाम से यह प्रसिद्ध है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट इस संस्था ने वैश्विक जैव विविधता के क्षेत्र और पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय में भी कार्य किया है। तो यह वैश्विक संस्था के रूप में भी कार्य करती है। प्राथमिक रूप से जैव विविधता की रक्षा हेतु शोध, ज्ञान और जन जागरूकता को यह बढ़ावा देता है। तो यह शोध भी करता है, ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करता है और लोगों में जन जागरूकता भी बढ़ाता है जैव विविधता के संदर्भ में। अब याद रखिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगो ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ग्रेट हॉर्नबिल आपको जब भी प्रश्न पूछे तो आपको ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ से पूछा जा सकता है किसकी लोगो है, लोगो आप गूगल पर सर्च भी कीजिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकिएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी समय समय पर अपने जर्नलों का प्रकाशन करती है और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो एनालिसिस किया है, हालांकि बहुत लंबा हो गया, लगभग 1 साल पहले मैंने किया था। तो इसलिए मैंने इसे कट ऑफ के रूप में आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोग चीज़ रिकॉल हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह यूरोपीय संघ ने 300 अरब यूरो फंड का एक हिस्सा मिल सकता है भारत को, ऐसी मंशा फ्रांस के द्वारा की गई है। फ्रांस के राजदूत जो हैं राजदूत एमुअल लेनिन सॉरी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का सबसे बेहतरीन साझेदारी होना चाहता है। इसके लिए कुछ बातें की गई है, अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक और उपकरणों को साझा विकास के साथ विकसित करना चाहता है, ऐसा फ्रांस के राजदूत का मानना और ऐसा है भी। देखिए आने वाले समय में आपको यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे योजना के तहत लगभग 300 यूरो फंड एक हिस्सा भारत को प्राप्त हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है ग्लोबल गेटवे योजना, जैसे BRI है जो चीन का जो रोड इनिशिएटिव है, पूरे विश्व में एक जाल बिछाना जिसमें रोड कनेक्टिविटी रहेगा, जलयान कनेक्टिविटी रहेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है। इसी के प्रदेश में आपको ग्लोबल गेटवे योजना लाया जा रहा है। इस पर कार्य प्रगति चल रही है, जल्द ही यह लॉन्च होगा और बेहतर तरीके से काम करेगा।
तो इसके संदर्भ में देखिए कुछ बातें उभर कर सामने उसी आपको आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ बातें आ चुकी हैं, कुछ बातें अभी धरातल पर आना बाकी है ग्लोबल गेटवे योजना का, तो हम लोग वेट करेंगे उस दिन तक क्या इसका संदर्भ में बातें आएगी उभर कर। तब तक देखिए बस आपको यह याद रखना है, इसका उद्देश्य रहेगा भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार करना। ये BRI का जो चीन का BRI योजना है उसके बनस्पत इसके बिहाफ में ही आया है। और एक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश योजना को चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। जो मैंने आप लोगों को बोला बेल्ट एंड रोड जो कनेक्टिविटी है, बेल्ट एंड रोड BRO भी जिससे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में BOR बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी। इसके बाद आपको याद रखना हिंद प्रशांत क्षेत्र आपको चर्चा में रह जाएगा। और हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले भी न्यूज़ एनालिसिस कर चुका हूं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को रेगुलर डेली मैं ये बात बोलता हूँ कि आपको समय निकालकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इससे होगा क्या, आपके सारे न्यूज़ धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। और यह क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता रहेगा। जैसे मैं इसके बारे में रोड कनेक्टिविटी योजना क्या है, BRO बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, सभी पर नज़र आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब एक्चुअली होता है डेली अगर एक ही टॉपिक पर मान लीजिए इसी को मैं डिस्कस करूँ या बेल्ट रोड इनिशिएटिव कनेक्टिव को एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा और अतिरेक हो जाएगा बार बार एक ही वीडियो को एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन करना। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अभी तक नहीं हो पाया उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि उस पर न्यूज़ कवर कर सके। तो आप लोग मुझे इतना कोऑपरेट कीजिएगा, बस आप लोग प्रीवियस का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग समझ में। सारे प्लेलिस्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में टॉपिक दिए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कमेंट मान लीजिए ये वीडियो है, कोई भी वीडियो आज का 9 अक्टूबर का वीडियो होगा तो वीडियो चलेगा, उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है तो वहाँ पिन किया हुआ रहता है आपको टॉपिक, तो उस टॉपिक को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पर न्यूज़ कवर किया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसे हम लोग जब ये बेहतर तरीके से जब आ जाए ग्लोबल गेटवे योजना जब धरातल पर उतर आएगी तो तब हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के न्यूज़पेपर में और आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न UPSC में, PPSC में और UPPCS में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आपको यह। और इससे PT फैक्ट तो बहुत बनते हैं, तो आप लोग इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा, इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा। और UPSC के GS पेपर 3 में पर्यावरण संरक्षण और नीति निर्धारक जो टॉपिक है उससे यह न्यूज़ कनेक्ट होता है। और स्टेट PCS वाले आप यह टॉपिक को अपने GS के पार्ट में सर्च कीजिएगा, आप लोग को कवर करना उसी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता चलाया गया इंडिया में, उसी के आधार पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन का भी दस्तक होने वाला है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसकी योजना तैयार कर ली और देश में गंगेटिक अर्थात गंगा डॉल्फिन के सही संख्या सामने आने के बाद इसकी शुरुआत होगी ताकि परिणाम प्रगति की जांच की जा सके। और देश में वर्तमान में गंगा डॉल्फिन की संख्या करीब 2000 है, तो याद रखिएगा 2000 लगभग जनसंख्या है गंगा डॉल्फिन। और देखिए वन जीव जो बाघों के साथ संरक्षित किया गया और जो वन जीव की अच्छी खासी वृद्धि हुई, उदाहरण के लिए तेंदुआ आप देख सकते हैं इसकी संख्या में 4 वर्षों में लगभग 60% की वृद्धि हुई। अगर किसी वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है उसके सकारात्मक प्रभाव भारत में देखने को मिला है। इसी प्रकार डॉल्फिन के लिए भी आपको डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसमें सरकार के 11 मंत्रालयों के साथ सभी राज्य शामिल किए जाएंगे। यह हर किसी की भूमिका तय की जाएगी और इन मंत्रालयों में जल शक्ति, पर्यटन, रक्षा, कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बिजली आदि मंत्रालय भी काम करेगी, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा डॉल्फिन के साथ नदियों और उनमें रहने वाले दूसरे जल जीव संरक्षण पर भी काम करेगा। यह सिर्फ नदियों में तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसके दायरे सभी छोटी बड़ी नदियाँ भी होंगी। डॉल्फिन संरक्षण जो को लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया गया था 2020 में, जो उसके संदर्भ में ही यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो इसके संदर्भ में न्यूज़ में तो आप लोगों को पेपर न्यूज़ में आप लोग देख लिए, सारे न्यूज़ को कलेक्ट कर लिए। अब हम मेरे द्वारा जो आप लोगों को की नोट्स दिया जा रहा है वो आप लोग देखिए।
यह बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका की नोट्स आपको अवेलेबल होगा ऐप पर ही, तो सभी लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। जो भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं तो वहाँ पर ही आपको इसका की नोट्स PDF फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, यह गंगा डॉल्फिन क्या है, या गंगटेई, आपको इसके शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यह क्या, इसका सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्लेटनिस्टिका गंगेटिका इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। और गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में हुई है। ध्यान रखिएगा, 1801 में आधिकारिक तौर पर इसे देखा गया और इसे सामने लाया गया। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों के बीच ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा, भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा जो ब्रह्मपुत्र, मेघना जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ क्षेत्र जो है यहाँ पर है, यहाँ पर पाई जाती है। जो आपको इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, बांग्लादेश में मेघना बोला जाता है, इधर से गंगा आती है। तो इन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन, और इन क्षेत्रों में आपको मिलेगी, गंगा नदी में मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी, और यहाँ पर मेघना जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलेगी। कर्णफुली सांगू पर नदी प्रणाली में भी ये पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रहती है। ध्यान रखिएगा, केवल मीठे पानी में रहती है, खारे पानी में नहीं रहती है, अर्थात समुद्र में आपको नहीं पाई जाएगी डॉल्फिन। तो मीठे पानी का ये जीव है। वास्तव में यह दृष्टिहीन होती है। यह आपको अल्ट्रावेव जो पराश्रयी किरणें हैं उसके आधार पर काम करता है। यह उत्सर्जन करके शिकार करती है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर डॉल्फिन है, एक सेकंड, किसे काम करती है इससे आप लोग को मैं समझा दूँ। यह डॉल्फिन का, देखिए डॉल्फिन है ये, और मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई शिकार इसका है, मछली या कोई वन और भी नदी में, जल में पाई जाएगी, तो यह एक अल्ट्रा वेव आपको पारस्परिक किरणें छोड़ती है, जिससे यह टकरा कर वह वापस जैसे ही आती है तो यह अंदाज लगाती है मेरा शिकार कितना दूर किस दिशा में, और इसका शिकार कर वो खाती है। इसको आँख नहीं है, देखने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो यह इसी पराश्रयी किरण ध्वनियों से यह उत्सर्जन कर कर अपने शिकार का पता लगाती है। जैसे कि हम लोग सोनार में देखते हैं ना, सोनार का आप लोग नाम सुने होंगे। अगर समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है जल में, तो उसे प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है कि इससे एक पराश्रयी ध्वनि छोड़ी जाती है। वो ध्वनि कितनी देर में रिटर्न होकर आती है, कितनी दूरी से रिटर्न होकर आती है, किस एंगल पर रिटर्न होकर आती है, इसका पता इस विधि तकनीक के द्वारा लगाया जाता है और इसके बाद उस वस्तु की खोज की जाती है। तो इसी टेक्निक पर यह भी काम करती है। तो सोच के देखिए, प्रकृति ने कितने व्यवहारिक तरीके से हर चीज़ का निर्माण किया है, और हम आप छोटे से वस्तु होते हुए भी इतनी अहम पाले हुए रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रकृति सर्वोपरि है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद ही कोई व्यवस्थाएं हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझिएगा। लॉजिकली यही चीज़ शिक्षा आप लोग को देती है। आपका वर्गीकरण कहाँ पर है, सर्वोपरि आप कभी भी नहीं है। मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर करूँगा जहाँ पर आपको समझ में आएगी वास्तविकता हद क्या है, हमारी मानव जीव की वास्तविकता हद किस सीमा तक है। मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा आज ग्रुप में, तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसके सोचिएगा उसके बारे में। हम और हमारी पृथ्वी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, किस स्तर पर एग्जिस्ट करती है, उससे भी विस्तृत प्रकृति है। तो छोटी छोटी तकनीकों के आधार पर चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है, निर्माण किया गया है। तो पराश्रयी ध्वनि को उत्सर्जन करने का शिकार करती है। मछलियों अन्य शिकार से टकराकर जब वापस लौटती तो उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने के सक्षम बनाते, उसे इन्हें सूसू भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसी के आधार पर इसे सूसू भी कहा जाता है, और सूसू मछली के नाम से भी इनका वर्गीकरण किया जाता है, सूसू डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन संरक्षण की स्थिति क्या है, अब यह जानिए कि इसे संरक्षण की स्थिति किस रूप में दी गई है। तो पहले तो संविधान में कुछ अधिकार इसे दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में। अनुच्छेद 48A के तहत राज्य, यह जो अनुच्छेद है, राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए वन जीवों और जंगलों की सुरक्षा करने के निर्देश देता है। इस अनुच्छेद को वर्ष 1976 में 42वें संविधान से जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 40A बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपको अनुच्छेद 51A, आपको भारत के लोगों को मूलभूत
कर्तव्यों अर्थात मौलिक कर्तव्यों के रूप में लागू करता है। इसमें जंगलों, झीलों, नदियों और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने, जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने के भाव को उत्पन्न करता है। अनुच्छेद 51A याद रखिएगा। 48 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 51A आपको मौलिक कर्तव्य है। तो यह पहले तो संवैधानिक प्रावधान करता है सभी जीवों पर या जो भी जैव विविधता के संदर्भ में जो परिभाषित है उनके लिए, तो ध्यान रखिएगा यह। नेक्स्ट है भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंध है। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मैंने कितनी दफ़ा चर्चा किया है, तो पहले की वीडियो में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सभी डायग्राम पर वहाँ चर्चा किया जा चुका। बस यहाँ पर याद रखिए अनुसूची 1 और 2 यहाँ पर वर्गीकृत है इस अधिनियम के तहत, जहाँ शिकार करना मना है किसी वन जीव के लिए, किसी किन किन जीवों का शिकार किया जाता है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अनुसूची फर्स्ट में इसे शामिल किया गया है। और गंगा डॉल्फिन IUCN जो की रेड लिस्ट जो संकटग्रस्त इन संकटग्रस्त की श्रेणी में इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंसर्न लिस्ट है उसमें आपको यह गंगा डॉल्फिन को इंजर्ड संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन वन जीव वनस्पति और लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड फाइना और फ्लोरा सिटी जिसे बोला जाता है उसकी परिशिष्ट 1 में शामिल है। तो याद रखिएगा अनुसूची 72 जो है 72 में अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। रेड लिस्ट बुक में आप लोगों को संकटग्रस्त या इंजर्ड में आप लोगों को इंडेंजर्ड में शामिल है और सिटी के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, यूपीएससी में या इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। और वन जीव से संबंधित जैव विविधता से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको यूपीएससी में लगातार पीटी के स्तर पर देखने को मिल जाएगा। अब वन जीव परिभाषित प्रजातियों के संरक्षण अभिषय में जिसे CMS बोला जाता है, परिशिष्ट 2 परिभाषित प्रजातियों जिन्हें संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में काफ़ी लाभ होगा किस श्रेणी में रखा गया। तो इन सभी श्रेणियों की चर्चा मैंने पहले ही कर चुका हूं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए क्योंकि लंबा विस्तृत श्रेणी है जिसके संदर्भ में आप लोग वीडियो पहले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदम क्या है, तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के संदर्भ में कुछ कदम उठाए गए। जैसे डॉल्फिन अभ्यारण्य चलाया गया बिहार के भागलपुर जिला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, उसके साथ पटना में डॉल्फिन केंद्र खोला गया है संरक्षण। आपको इसी के साथ गंगा संरक्षण योजना गंगा संरक्षण कार्य योजना 2010 से 20 गंगा डॉल्फिन संरक्षण के प्रयासों में से एक है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आपको 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो किनके द्वारा? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत इसे शुरू किया गया था। तो यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर दिए गए भाषणों में प्रोजेक्ट डॉल्फिन का लॉन्च करने की घोषणा की गई थी और इसी के संदर्भ में आपको प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जा रहा है। तो देखिए इसकी कार्यविधि 2 साल हो गई है। इस पर सारे जो भी कार्य गतिविधि करना था, जो भी बैकअप लेना था, जिस प्रकार की योजनाएं बनानी, सब पर चर्चा जल्द ही यह लॉन्च हो जाएगा। अब नोट याद रखिएगा, यहाँ पर नोट गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय संकेतक के रूप में भी काम करता है गंगा डॉल्फिन, क्योंकि यह मीठे के स्वच्छ और शुद्ध जो मीठे जल का क्षेत्र होता है वहीं पर यह निवास करती है। अशुद्ध जल में या गंदे जल में यह नहीं रह पाती, मर जाती है, इसलिए प्राकृतिक संकेतक के रूप में भी गंगा डॉल्फिन काम करती है। तो शुद्ध स्वच्छ जल कहने का अर्थ यह होता है कि किसी पानी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा कितनी अगर प्रचलित मात्रा में है तो यह वह शुद्ध जल होगा। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, यह संकेतक के रूप में भी काम करता है। जैसे नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल
के रूप में मान्यता दी गई है। तो 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी घोषित किया। जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उसी तरह यह राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे चिन्हित किया गया वर्ष 2009 में। तो ध्यान रखिएगा, सारे डायग्राम पर चर्चा कर लिया गया है। तो और भी अतिरिक्त कुछ डायग्राम प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संदर्भ में आएगा तो हम लोग उस समय करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि और भी चीज़ें आप लोग समझ सके। और PDF प्राप्त करना है तो आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है सॉरी, अभी भी तबीयत कुछ डाउन है, खांसी हो गया, कफ बहुत अंदर जम गया है। तो धीरे धीरे मैं भी रिकवर हो रहा हूँ, तब तक कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करने का। देखिए यह टॉपिक मैं आपको पहले भी बताया है कि मुफ्त की रेवड़ियाँ इस साल मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपके पास डाटा सोर्स बहुत होना चाहिए। इस पर मैंने लगभग 2 से 3 बार वीडियो एनालिसिस किया हूँ। आज केवल आपको क्या करना, इसके सारे डायग्राम देखिए, एक जगह यह कलेक्ट कर दिया है जो 31.4 लाख करोड़ की अतिरिक्त देनदारी देश पे पड़ेगी। तो उसके संदर्भ में आपको पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी बात की गई है। यानी सरकार GST से जितना कुल संग्रह कर रही है उसके दुगने से भी अधिक ज़्यादा खर्च इन योजनाओं पर हो जाएगा, SBI ने अपनी रिपोर्ट के आकलन रिपोर्ट में कहा है। तो मैंने पुरानी पेंशन योजना के बारे में चर्चा किया हूं, तो आप लोग इसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा, उसके वीडियो का एनालिसिस कर लीजिएगा। और भावी पीढ़ी को चुकाना पड़ता है मुफ्त वादों की कीमतें, वर्तमान पीढ़ी को इसके असर को चुकाना नहीं पड़ता, प्रभाव को। ये आने वाले जनरेशन पर यह दबाव लाएगा। मान लीजिए सभी राज्य इस प्रकार की पेंशन योजनाओं को लागू कर देते हैं, उसकी व्यवहारिकता को बिना जाने, उसकी भविष्य उन्मुखी प्रभाव को बिना आकलित किए हुए। तो सोच सकते हैं कि जो बच्चा जन्म के साथ ही कर्जदार के रूप में जन्म लेगा, हालांकि अभी भी कर्जदार है पर आने वाले समय इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो सोच सकते हैं भारत के GDP पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विकास के और भी जो कार्य या गतिविधि है वो किस रूप से काम करेगा। तो यह सब चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, तो आप लोगों को इस चीज़ों को समझनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बात की गई है डॉक्टर विकास सिंह के द्वारा, मैनेजमेंट गुरु हैं, वित्तीय एवं समग्र विकास विशेषज्ञ। इनके द्वारा बोला गया गरीब कल्याण के नाम पर बांटी जाने वाली रेवड़ियाँ असल में गरीबों के विरुद्ध होती है और भावी पीढ़ी को नुकसान पहुँचाता है। पिछले 2 दशक के कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ा। कुछ राज्यों ने अपनी आय से आधा से अधिक कहीं हिस्सा खर्च किया, जिसमें आपको केरल कुल आय का लगभग 40% वेतन, ब्याज, पेंशन और प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करता है। वहीं पंजाब यह खर्च लगभग 50% से अधिक है। और एक सर्वमान्य आंकड़ा क्या है, 20% का। आपको मैंने पहले भी बताया था 20% तक स्वीकार्य कर्ज की स्तर स्वीकार्य कर्ज होती है। कोई राज्य कर्ज ले सकता है केवल 20%। अगर इस स्तर पर है या उससे नीचे का स्तर पर है तो अपना बेहतर प्रबंधन कर सकता है, नहीं तो चीज़ें उसके हाथ से बाहर धीरे धीरे निकलती जाएगी और एक समय आएगा डेप्ट में वो फंस जाएगा। राजकोषीय जो वित्तीय राजकोषीय घाटा होता और भी विस्तृत रूप से बढ़ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए केरल, मध्य प्रदेश सभी के राज्य के बारे में यहाँ बता दिया गया है। और इस आंकड़ा को आप लोग जरूर आज की पॉइंट कर लीजिए। दिल्ली में जैसे केंद्र के बूते सरप्लस रेवेन्यू की तस्वीर क्या है वो बताई गई है। 2020 में सत्ताधारी दल ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही थी और माह में 20,000 लीटर पानी, महिलाओं के बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं फ्री की थी। और फ्री की रेवड़ियों से दिल्ली सरकार राजस्व खर्च बढ़ा। और गत जुलाई में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का राजस्व जो खर्च था 2015-16 में के मुकाबले 2019 में 57% बढ़ गया और 2015-16 के मुकाबले 2019-20 में लगभग 26,343 करोड़ रुपये बढ़कर 39,637 करोड़ रुपया हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 7,499 करोड़ रुपया था। यह दर्शाता है कि सरकार
सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार से आपको कर्ज डेब्ट में धीरे धीरे जाएगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ का भी आप लोग देख लीजिएगा। पंजाब के आंकड़े दिए गए हैं, उसी प्रकार आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े दिए। तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप लोग देख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स सर भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा मनसा नहीं होता। मैं एक एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों को चीज़ों को सामने लाता हूं। जो सत्य है सत्य के साथ चलता हूं, असत्य है उसका असत्य का कभी साथ नहीं देता हूं, और सत्य का भी आकलन में बेहतर तरीके से करना जानता हूं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि मुफ्त मुहैया कराने के वादे तो कई किए, लेकिन उनके ज़्यादातर पूरे नहीं हुए। सभी लागू न करने पर सवाल पर 1,500 रुपया करोड़ आवंटित किया गया, लगभग 1,500 करोड़ आवंटित किए गए। और विवेकानंद युवा शक्ति सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट मुहैया कराने के लिए यह 1,500 करोड़ खर्च किया गया। 7,000 करोड़ लगभग अतिरिक्त दबाव पड़ा। चना, नमक और रिफाइंड तेल की मुफ्त वितरण की गई थी। उसके अतिरिक्त 23,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च पड़ा आया मुफ्त जो खाद्यान्न वितरण से जो आया है। इसी प्रकार 3,301 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। बजट के उज्ज्वला योजना में लगभग 1.6 करोड़ महिलाओं को लगभग दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर बांटने के लिए। एक तो पहले ही बजट उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी के तहत दी जाती थी, हालांकि अभी सब्सिडी बंद है वहाँ पर दीपावली के अवसर पर मुफ्त सिलेंडर बांटे गए थे लगभग 1.6 करोड़ महिलाओं का। और लगभग 81,170 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान है वित्त वर्ष 2022-23 में। तो यह घाटा कैसे पूर्ति करेगा, राज्य के पास इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस प्रकार के जो फ्री कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बेहतर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करेगा। इसलिए सभी राज्यों को जो चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है, जिस पर 10 दिनों का समय दिया था, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य को एक समग्र नीति लानी होगी, योजनाओं का लिमिटेशन करना होगा, मुफ्त योजनाओं का, और वाजिब जो चिन्हित वर्ग है उन्हीं को केवल मुफ्त योजनाओं का लाभ देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य इस प्रकार के जो घाटे हैं उसको कैसी पूर्ति करेगा, उसके पास एक ठोस कदम जल्द से जल्द लाना होगा। या तो आप आय के सृजन में वृद्धि कीजिए, तो ही जाके इन सब वादों को आप पूरा कर सकते हैं। नहीं तो इन योजनाओं में ही कटौती करनी होगी, या तो लक्षित वर्ग को आप मुफ्त चीज़ें दीजिए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी को जो देते हैं ना, समस्या यहीं उत्पन्न हो जाता है। देखिए, इसके साथ जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे YS कुरैशी, उनके द्वारा भी ये बात बोली, सबको मिलकर निभानी होगी जिम्मेवारी। इनके बारे में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या होने वाले चुनाव मात्र चुनाव नहीं अपितु प्रबंधन का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए हमें प्रबंधन पर बल देना होगा। तो इसी के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें बताई गई है। पहले भी मैंने इन सभी टॉपिक पर चर्चा कर चुका, बस इसे अंडरलाइन जो किया हुआ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले से ही कवर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2022-23 के लोक लुभावने घोषणा खर्च की हिस्सेदारी पहले भी आया है, आज भी देख लीजिए आप लोग। पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल, राजस्थान के संदर्भ में दिया गया है। पहले भी इस पर डाटा रिलीज हुआ है, तो ये सब चीज़ों को नज़र बना के रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 1.32 लाख करोड़ रुपया बकाया है बिजली वितरण कंपनियों के उत्पादक कंपनियों का। तो इसके बावजूद भी मुफ्त बिजली देने की होड़ लगी। रिजर्व बैंक इस पर चिंता जता चुका है कि इतना बड़ा राशि अगर किसी बिजली वितरण कंपनियों को पास है तो वो कहीं ना कहीं डेप्थ में चला जाएगा, उसे ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। तो बिजली में कटौती कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को हमें सोचनी होगी कि सरकार अगर देती है तो हम उसका विरोध करें। मैं पहले से ही बोलता हूँ, जो सक्षम है वो ज़रूर पे सिस्टम को डेवलप करे, पे करे किसी भी योजनाओं को लेने के लिए। अगर राशन ले रहे हैं तो उसके लिए पे करे, कोई सुविधा ले रहे हैं उसके लिए पे करे, और आप जितना पे करें उसको उसी अनुपात में सुविधाएं दी जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास क्षमता है 10,000 रुपया देकर किसी 5 स्टार कॉन्सेप्ट को लेने का, तो वो ज़रूर ले। किसी को 100 रुपया देकर
कोई योजनाओं का लाभ लेना है तो उसको उस संदर्भ में सेवा की आपूर्ति की जाए। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 वाले लोगों को ही पर ध्यान विशेष रूप से दिया जाए और ये 100 रुपये वाले पर नहीं दिया जाए। तो यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। सरकारों की अपनी योजनाओं को पुनः मानकीकृत करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब न्यूज़ देखिए पहले भी बहुत बार कवर हो चुका है। अगर खाली समय मिले आप लोग को, कभी समय मिले तो ये सब न्यूज़ भी आप लोग आर्टिकल को कवर कीजिएगा। वस्तुतः आप लोग यह सब देखिए ज्ञान की सीमा बढ़ाएगा, आपका ज्ञान की सीमा बढ़ाएगा कि मौलिक बदलाव क्या होते हैं, मौलिक बदलाव किस रूप से किए जाने चाहिए। इसके लिए सब बदलाव आप लोगों को ज्ञान सीमा बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त एग्ज़ाम में बहुत ही कम स्तर पर देखने को मिलता है। देखिए चिप निर्माण संबंधित चुनौतियों का समाधान, यह पहले भी न्यूज़ कवर हो चुका है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, पहले की न्यूज़ को, एनालिसिस को, आर्टिकल को। और देखिए अभी वर्तमान में बात की गई है कुछ विवाद, जो 5 अरब डॉलर के आर्थिक वर्तमान सरकार ने लक्ष्य रखा उसे पूरा कर सकता है। यह मैंने उस दिन भी बात बताया था। सेमीकंडक्टर क्षेत्र को अगर बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो भारत 5 ट्रिलियन से भी अधिक के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हालांकि अभी अमेरिका द्वारा नियंत्रित होता है सेमीकंडक्टर उद्योग, जहां पर मुख्य 3 स्तर पर होते हैं: डिजाइन, विनिर्माण, पैकेजिंग। तो वर्तमान में इस उद्योग का डिजाइन पूरी तरह अमेरिका द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु विनिर्माण और असेंबलिंग के पूर्व एशियाई देशों जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया का दबदबा है। इसी के साथ साथ आपको चीन बड़े निवेश के दम पर लगातार हथियाने का प्रयास कर रहा है। पैकेजिंग के में चीन का लगभग एकाधिकार सा कायम हो चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल ने भी अपने पैकेजिंग हेतु चीन पर निर्भर है। अब पैकेजिंग का अर्थ है चिप का प्रयोग कर उपयोगी उपकरण बनाना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के डाटा आप लोगों को यूज़ करना है अगर इससे संबंधित पूछे तो। अब पहले भी मैंने इस पर न्यूज़ कवर किया है, न्यूज़ एनालिसिस किया है, तो आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा। अब भारत इसका बेहतर लाभ उठा रहा है। पिछले 2018 से चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध लगातार जारी है, तो मोदी सरकार बहुत ही बेहतर ढंग से उठा रही लाभ। क्वाड जैसे सुरक्षा समूह बनाकर सप्लाई चेन उच्च मानकों को सुनिश्चित करना इस समूह का एक उपलब्धि है। और मई 2022 में जो क्वाड का सम्मेलन हुआ था उसमें सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव का एक अहम मुद्दा जिसे सितंबर 2021 में क्वाड मीटिंग में प्रारंभ किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? ग्लोबल सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत देकर इस इंडस्ट्री को स्थायित्व प्रदान करें। इसमें भारत ने बहुत बेहतर भूमिका अदा की और भारत इस लूप होल में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। और हाल ही में भारत में 2 जो आपको यहाँ पर कंपनियां बैठी हैं, उसका नाम था फॉक्सन और एक कंपनी और थी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं नाम लिखा हुआ था, उससे मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी, चलिए होता है कभी कभी, दिमाग से स्लिप कर जाता है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बस जो चीज़ें जो बताई गई हैं उसको कवर करने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए चिप की कमी के समाधान के लिए यहाँ पर नाम दिया गया, वही मैं ढूंढता कहीं और मिलती है कहीं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर चिप की कमी के समाधान निकालने जुटी है कंपनियां। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति हो रहा है सुधार, लेकिन वैश्विक हालत संकट फिर गहराने लगा। सर देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच विवाद है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनी चिप की कमी दूर करने के लिए अपने स्तर पर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है? टाटा मोटर्स इंजीनियर सिर्फ एक चिप पर ही माध्यम से पूरी गाड़ी डिज़ाइन कर रहा है और उसके साथ मारुति सुजुकी भी अपने डिज़ाइन जो चिप डिज़ाइन उसको मॉडरेट कर रही है। इस प्रकार के जो काम हो रहे, जिससे होगा क्या कि चिप की मांग भी कम होगी, लागत भी कम होगी। और जिससे आप लोग जानते हैं जब डिमांड आपको कम हो जाता है तो सप्लाई कम रेट पर आप लोग को उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि चीज़ें आपूर्ति श्रृंखला यह है, सभी चैन से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। तो यह सेमीकंडक्टर के संदर्भ में एक नया प्रयास किया जा रहा है भारतीय उद्योग क्षेत्र के द्वारा। याद रखिएगा यहाँ पे एक पीटी फैक्ट है, आप लोग इसे कवर कर लिए। भारत दर्ज करेगा 7% का वृद्धि। संजीव सन्याल जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं
और यह बताया जा रहा है कि 2022-23 में भारत 7% के वृद्धि दर के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। हालांकि सन्याल 2000 की शुरुआत से बाहरी माहौल जिस तरह से सकारात्मक था, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि करे तो वैसे माहौल में भारत 9% की वृद्धि दर्ज कर सकता था। हालांकि फिलहाल क्या है, माहौल बनने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि परिस्थितियां आप जान ही रहे हैं, यूक्रेन युद्ध, ताइवान, चीन अमेरिका विवाद सभी चल रहे हैं, साथ ही साथ इधर ईरान का भी मामला उभरा हुआ है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए जो प्रभावित करते हैं। और साथ इसके कारण क्या है, मसलन सख्त नीति को लेकर ऊंची कीमतें और यूक्रेन युद्ध उत्पन्न व्यवधान देखने को मिल रहा है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 6.5% दर से बढ़ेगी और जून 2022 के अनुमान 1% से कम है। हालांकि वहीं पर अगर भारत वैसे बाहरी माहौलों में मिल जाए तो 2002-03, 2006-07 के बीच वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था 9% तक बढ़ सकती है। पर यह कहीं न कहीं हाल में जो IMF के द्वारा पुनः निर्धारणकरण किया गया उसके संदर्भ में देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से विश्व चैन प्रभावित होता है और भारत कितने प्रतिशत दर से वृद्धि करती है। तो इस सब पर नज़र रखिएगा। देखिए, मुझे खुशी है कि प्रत्यक्ष संग्रह कर बढ़ा है भारत में, क्योंकि मैं लगातार बोलता हूं कि जवाबदेहिता जरूरी है लोगों में आना कि हम देश के प्रति मेरी क्या जवाबदेही है। तो इसमें देखिए सॉरी, लगभग 8.98 लाख करोड़ की वृद्धि के प्रत्यक्ष बढ़कर हो गया है। प्रत्यक्ष जो टैक्स संग्रह किया जाता है 8 अक्टूबर 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.98 लाख करोड़ रुपया हो गया, जो पिछले साल के समान अवधि में लगभग 23.8% से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, 23% की वृद्धि हुई, 23.8% की। अब प्रत्यक्ष कर में कॉर्पोरेट जो और व्यक्तिगत आयकर आता है, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है, दोनों कॉर्पोरेट आय में समग्र का 16.7% की वृद्धि है। वहीं व्यक्तिगत आयकर में 32%। अब मैं व्यक्तिगत कर की ही बात करता था, कॉर्पोरेट टैक्स को कहीं ना कहीं लोग देते ही थे, पर इसमें व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि, अगर टैक्स संग्रह में वृद्धि होता, यह हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेतक है कि लोग जवाबदेह होना चाहते हैं। मैं आप लोगों को आइसलैंड, नीदरलैंड या लग्जमबर्ग का उदाहरण हमेशा देता था कि वहाँ के लोग अपने डायरेक्ट टैक्स में 85 से लेकर 99%, 93% लोग डायरेक्ट टैक्स, व्यक्तिगत टैक्स देना पसंद करते हैं, लोग देते हैं जवाबदेहिता के साथ। और किन्हीं का अगर संस्था अगर छूट जाता, नहीं देता, तो खुद जाकर टैक्स पे कर आते हैं। तो यहाँ चीज़ें देखिए, जवाबदेह बन रहा है, तो इसके संदर्भ में बहुत बेहतर संकेतक के रूप में देखा जा सकता है ये। और देखिए, यह चीज़ें आप लोग आंकड़ा याद रखिएगा, डाटा आप लोग कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, तो डाटा को ज़रूर याद रखिएगा ताकि आप लोग चीज़ों को जहाँ ज़रूरत हो उसे ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। देखिए, इस ईरान में स्टेट टीवी हैक कर फ्लैश की लैपटॉप में घिरी खamenei की तस्वीर, अर्थात जो ईरान के जो नेता हैं उनका चित्र आपको यहाँ पर, सर्वोच्च नेता जो है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनी, उनका फुटेज चलाया गया है जलते हुए अंगारे के रूप में। अब मैं लगातार आपको यह बात बोल रहा हूँ, देखिएगा, जितने भी अरब कंट्री है ना, वहाँ पर इस प्रकार के बदलाव लगातार देखने को मिलेंगे, और बदलाव बहुत से हुए भी हैं, पर जल्द ही स्वतंत्रता के एक सामान्यीकरण करना ज़रूरत हो जाएगा इन देशों में, क्योंकि कब तक किन्हीं की स्वतंत्रता का हनन आप केवल धार्मिक आधार पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए, एथेंस के ओलंपिक्स जो मैदान है, पुरातात्विक स्थल, वहाँ पे बैनर टांगा गया, विरोध जताई गई। ईरानी महिला जो है, इस पर लिखा है कि वुमेन लाइफ फ्रीडम, हिजाब के लेकर कुर्द महिलाएं महसा अमीनी की मौत की घटना के बाद विश्व धरने प्रदर्शन दौरान जारी, और अभी तक लगभग 185 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 19 बच्चे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर आपको अपडेट रहना है। और देखिए, मांग क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है, यह उन्हीं के लोगों के द्वारा सोचनी चाहिए, पर मैं व्यक्तिगत रूप से या मानववादी रूप से यह जानना
समझता हूँ कि सभी मानव के अधिकार समान है और सभी को समान अधिकार से अपने जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर धर्म एक कारक हो सकता है, एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। देखिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह आपको मेंस में या इंटरव्यू में प्रश्न ऐसे क्रिएट किया जाए, क्या किसी की स्वतंत्रता धर्म एक कारक हो सकता है या एकमात्र कारक ही है? तो इसके संदर्भ में आपको चीज़ों को स्पष्ट करने को पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस पर नज़र रखिएगा, जब भी आएंगे प्रश्न उस पर नज़र कवर कर लेना है। देखिए 2 पीटी फैक्ट है, जैसे जोकोविक बने अस्थाना ओपन चैंपियनशिप के विजेता, और अंडर 17 जो महिला विश्व कप का तैयारी कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। तो पीटी आपको कवर करेगा। इसी तरह आपको वेस्टापेन ने लगातार दूसरी बार जीता फार्मूला 1 ट्रॉफी। तो ये सब पीटी फैक्ट है, और स्पोर्ट्स से भी पीटी फैक्ट स्टेट पीसीएस वाले लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज का न्यूज़ इतना ही, फिर कल हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नए न्यूज़ कवर के साथ। तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने से बहुत सी चीज़ें आप लोग को उपलब्ध होगा। इसका की नोट्स आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, क्योंकि कुछ नियम सख्त होते हैं और यह बहुत ज़रूरी है जवाबदेहिता तय करने के लिए। बाकी चीज़ें आप लोग को बहुत सी चीज़ें ग्रुप में शेयर की जाती है, पर कुछ चीज़ें हैं आपको वहीं पर अवेलेबल होगा। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।